अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पहले एहतजाज, फिर लॉन्ग मार्च, धरना, भूख हड़ताल और फिर फाइनल कॉल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक गुर आजमा चुकी मगर कामयाबी नहीं मिली और अब आखिरी कार्ड बाकी बचा है। 2014 के इस्लामाबाद धरने में जैसे एम्पायर की उंगली का इंतजार किया गया था, अब ठीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही अपनी बका की जुस्तजू में आखिरी कार्ड इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है। हुकूमत जिन्हें मौशी मैदान में चैलेंजेस का सामना है, वहीं उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज पर भी कई रुकावटें दरपेश हैं और हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बार बार के एहतजाज और आलमी सतह पर हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करना है। हुकूमत पीटीआई जैसे इशू को बातचीत के जरिए हल करने की बजाय इक़्तिदार में होने वाली सियासी जमातों के रिवायती तरीकों के तहत टफ टाइम देने का इरादा रखती है, क्योंकि जिस दिन से इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से लेकर आज तक मुकदमात और पकड़ धकड़ की सियासत उरूज पर है। अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए एक के बाद एक आईनी तरमीम भी पास की जा रही है और अब फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए शायद तनकीदी आवाज़ों का गला दबाने की खातिर साइबर क्राइम तरमीमी एक्ट भी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। यानी आइंदा इलेक्शन तक हुकूमत बगैर किसी रोक टोक और तनकीद के सफ़र करना चाह रही है, जबकि दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि हुकूमत जिस जज्बे के तहत आईनी तरमीम पास कराती जा रही है, शायद आइंदा इलेक्शन से पहले इलेक्शन ना कराने का भी कोई बिल पास करा ले। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन तक इंतज़ार करने के मूड में दिखाई नहीं देती और उनके हर एहतजाज और तहरीक में एक ही मुतालबा है कि या तो 8 फरवरी का चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए या फिर दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। यूँ इक़्तिदार में रहने और इक़्तिदार में आने की तगोदो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने सियासी इस्तेहकाम को सबूताज करके रख दिया है और यही सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्की मईशत और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा भी बन चुका है। आए रोज़ के एहतजाज और उसके पुरतशद्दुद अंजाम मुल्क में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, सरमायाकारी की राह में रुकावटें पैदा कर रहे हैं और आलमी सतह पर मुल्की इमेज को भी मुतासर कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही काविश और कोशिश है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए और हुकूमत का एक ही मिशन है कि जब तक इक़्तिदार में हैं तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। फिलवक्त पीटीआई का इस्लामाबाद एहतजाज हुकूमत क्रश करने में कामयाब हो गई, मगर मसला ये है कि ये एहतजाज की फ़ाइनल कॉल होने के बावजूद आखिरी ट्राई नहीं थी। पीटीआई फिर से कोई एडवेंचर करने का इरादा रखती है और हुकूमत शायद अब पहले से भी ज़्यादा तैयारी के साथ जवाब देगी। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट का खात्मा कैसे मुमकिन हो पाएगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आगाज़ में इस बात से करती हूँ कि सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने कहा है कि इट्स नॉट, ये तासुर गलत है कि इट्स रियासत वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि ये तो गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो आप इस बात से अग्री करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत है और हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें कोई रियासती अंसर शामिल नहीं है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं इसे कुली तौर पे तो मुत्तफिक नहीं हूँ। उसूली तौर पे शायद उनकी बात सही हो कि अपोजिशन हमेशा हुकूमत के मुतकाबिल होती है, लेकिन माजी करीब और ख़ासकर माजी बईद हर तरह से कभी भी ये नहीं रहा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान के उमूर मुमलिकत से दूर रही हो। ये तो बेनिफिशरी हैं जो बैठे हैं। ये हाइब्रिड प्लस रजीम बनी है, उसमें एक रोल बहरहाल अगर कोई कहे कि एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है तो गलत होगा। एक रोल तो था। अच्छा। 8 फरवरी की रात, बल्कि 9 फरवरी की सुबह, 8 फरवरी को तो इलेक्शन हो गया। रात 2, 3, 4 बजे के बाद जो फॉर्म 47 इशू हुए हैं, उस वक्त तो कंट्रोल शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब के या जरदारी साहब के हाथ में नहीं था। तो ये कहना कि कुली तौर पे सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस वर्सेस पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो भी सही नहीं है।
चीजें बड़ी लेकिन ये जो गलत हैं। इस्लामाबाद वाला खान साहब एपिसोड हुआ है, इसमें आपको लगता है कि रियासती अंसर मौजूद था? क्योंकि हुकूमत के अहकामात थे, हुकूमत ने आर्टिकल एक्सरसाइज किया था, हुकूमत ने डायरेक्ट फायर करने का, मानी मोहसिन नकवी साहब जो कि दायरा काबीना में शामिल हैं, तो इसमें कोई रियासती अंसर या आर्म फोर्सेस का तो किरदार नहीं था ना? देखिए, बज़ाहिर तो हुकूमत होती है, लेकिन हमें पता है पाकिस्तान में हुकूमतें कितनी बाइख्तियार हैं। तो हुकूमत में अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि इस चीज़ को रोकते, और ना एस्टैब्लिशमेंट को हुकूमत के किसी गलत फेल को सपोर्ट करना चाहिए था। कभी भी आप अपने भाई पे, अपने पाकिस्तानी पे गोलियां नहीं चलाते, एक गोली भी नहीं चलाते। भूल जाएं 100, 50, 12, 20 जितनी भी लाशें हैं, एक भी लाश क्यों गिरी है? नहीं, लेकिन आपके एक पास भी क्या लाश नहीं। सबूत हैं कि ये जो फायरिंग हुई है खान साहब, क्योंकि इल्ज़ामात तो बहुत सारे लग रहे हैं कि ये पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है, उनके नतीजे में हुआ है? क्योंकि स्टार्ट काम हुआ था 300 लोग गए, फिर 278 लोगों की बात की गई, फिर 12 पे आके बात ख़त्म हो गई। तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है बयानात में आपके ही लोगों के। रात का अंधेरा था, हुकूमत है, रियासती इदारे हैं। अब किसी को क्या पता, जो गोली आई है इस्लामाबाद पुलिस ने चलाई है, उसकी चली हुई गोली थी, रेंजर की थी, किसकी थी? एफसी की थी। तो बड़े अफसोस की बात है ना कि हम तो सुनते थे ट्राइबल बेल्ट की और बलूचिस्तान के किसी फार फ्लंग एरियाज की, हालांकि वहां भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद के दिल में गोलियां लगना ये मामूली बात नहीं है। ये चीज हर्ट करेगी, बड़े अरसे तक हॉन्ट करेगी। आज जो लोग ओहदों पे हैं, आज जो लोग वजारतों में हैं, वजारत उज़्मा पे हैं, या इदारों के हेड्स हैं, जो भी हैं, कल नहीं होंगे। ये सवाल पूछे जाएंगे। यकीन कीजिए, कोई भी किसी की गलत काम की सपोर्ट में, डिफेंस में फिर नहीं आता। अगर आता तो भुट्टो साहब को सपोर्ट मिल जाती, अगर आता तो मुशर्रफ साहब को सपोर्ट मिल जाती। ना सियासी ना गैर सियासी, किसी को कोई फिर आके रेस्क्यू नहीं करता। हर कोई अपने अमल का जवाब फिर उस जहान को तो छोड़े, इस जहान में भी देता है। लेकिन खान साहब, ये बातें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं आपकी बातों की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, मैं शायद किसी हद तक आपके मौक़िफ़ के साथ इत्तेफाक भी करती होंगी, शायद डिसएग्री भी करती होंगी, लेकिन अब इसका हल क्या है? क्योंकि जो गवर्नर केपी हैं, वो जो गवर्नर केपी हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने तमाम जमातों को इनवाइट किया, पीटीआई नहीं जा रही। सुनिए मेरी बात, सुनिए। गवर्नर केपी डजंट मैटर। ये जितने इख्तिदार में बैठे हैं, दे आल्सो डोंट मैटर। Who matters is who is deciding the shots, और जिसके पीछे कौम है। और सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। इस वक्त आगे बढ़ने का वक्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाशों को भूल जाएं, शहादतों का भी हिसाब होना चाहिए, लेकिन क्या अब इस सिस्टम से हमने आगे जाना है? अगर इस मुल्क को देखें, जमहूरियत से चलाना है, तो फिर हर चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियर हूं मैं बेसिकली। तो आपको साइंस में पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, आसान सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हम जो पानी पीते हैं, जो जिंदगी के लिए लाजिम और मलजूम है, उसको कहते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें अगर 1 हाइड्रोजन हो जाए और 2 ऑक्सीजन हो जाए, या 3 हाइड्रोजन हो जाए और 1.5 ऑक्सीजन, पानी नहीं होगा, कुछ और होगा। देखें, अगर मुल्क को जमहूरियत से चलाना है तो जमहूरियत की 2-3-4 चीजें हैं बड़ी जरूरी। नंबर 1, एक जेन्युइन अपोजिशन होगी, एक जेन्युइन हुकूमत होगी, अवाम के वोट से बनी होगी, और आखिर में फैसला परफॉर्मेंस पे होगा। अगर एक शैम डेमोक्रेसी है जहां अपोजिशन को मजल किया जाता है, जैसे आज आलमगीर खान हमारे कराची के एक्स एमएनए साहब को उठाया गया है, या हुकूमत ऐसी हो जिसके पास वोट ना हो, मिसाल मैं दे रहा हूं ना, जैसे अभी ये जितनी फॉर्म 47 की हुकूमत है, आपने मुझे सुनाया मरीम बीबी बड़ी दड़ल्ले से बात कर रही, जब ये इलेक्शन जीत के आ जाएं, उसके बाद उनकी बात को मैं अहमियत दूंगा। बेशक इस वक्त वज़ीर आला है, लेकिन उनकी बात के पीछे मॉरल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो सीट अपनी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी आपने मुझे ना, वो मेरा नुक्ता क्या है, मेरा नुक्ता प्लीज ले लें, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। देखें, फैसला कर लें फैसाज, अगर मुल्क को जमहूरियत से चलाना है तो कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ कंपोजिशन तो देना, जो वाटर के लिए चाहिए H2O। इसी मिनिमम लेवल ऑफ कंपोजिशन क्या है? कोई बराए नाम आजादी हो सियासी, गोलियां ना मारे जब कोई बात हो, कोई एहतजाज करे, कोई सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह मजल डाउन कर दिया गया है, 2 में तकसीम कर, सुप्रीम कोर्ट की ताकत बहाल होनी चाहिए, और पॉलिटिकल फोर्सेस को आगे बढ़ के मसाइल का हल निकालने दें।
ज्यादा से ज्यादा क्या ठीक है, हो चले जाएगा? मैं अगर इसी हुकूमत इसी आती इसी है- पे सवाल कर लेती हूँ। आपने या फिर एक और काम कर लें। H2O का आपने जिक्र किया ना खान साहब, वो सब जरा हमने साइंस पढ़ी है, सबने जिसने भी पढ़ी है उसको पता होगा, लेकिन एक लाइन अंग्रेजी की मुझे बड़ी अपील करती है। वो कहती है कि यू कैन नॉट गेट डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट। इफ़ यू वांट टू फेच डिफरेंट रिजल्ट्स, आपको एक्सपेरिमेंट चेंज करना पड़ता है। आप लोग एक अरसे से यू प्रैक्टिसिंग सेम एक्सपेरिमेंट टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, और वो हो नहीं रहा। अनदर क्वेश्चन फॉर यू इज कि तमाम पार्टीज के साथ बात करने को तैयार है। बैरिस्टर गौर साहब ने ये बयान दिया है, आई अप्रिशिएट हिज वर्ड्स, कि उन्होंने कहा है तमाम पार्टीज के साथ बैठने को तैयार है। ये तमाम पार्टी से मुराद क्या है? तमाम पार्टीज में नून लीग, पीपल्स पार्टी, यही पार्टी है मैं जो समझ रही हूँ। ये मैसेज आपका पता नहीं सिस्टर सिटीज में इस्लामाबाद के पड़ोस में जो सिटी है उनको है, पता नहीं किसको आपका मैसेज है, लेकिन मैसेज बड़ा अच्छा है कि वही मिस्टेक रिपीट बार बार क्यों करते हैं। बल्कि मैं तो इसको आइंस्टाइन की उस बात से लिंक करूंगा जो कहते हैं कि रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स अमाउंट्स टू इंसानिटी। कि आप एक ही गलती बार बार करें और फिर कहें कि नहीं इस बार ये ठीक होगा, नो, ये पागलपन है। ये जितने बैठे हैं, हम छोटे से थे, स्कूल गोइंग थे, और ये हुकूमतों में कहते हैं हमें वक्त नहीं मिला, कहते हैं हमें मौका नहीं मिल सका। मैं ये समझता हूं कि जो मैंने कहा ना कि मिनिमम लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी उनको दें, उसका मतलब ये है कि अगर आपने डेमोक्रेसी से चला, या तो फिर फैसला करें नहीं चला, ऑटोक्रेसी से चलाना है, या फिर इमरजेंसी जो भी आपने जिस तरीके से भी करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी भी हो और उसमें मुखालिफ आवाज भी ना हो, डेमोक्रेसी भी हो उसमें शख्सी आजादी भी ना हो, डेमोक्रेसी भी हो लेकिन उसमें सियासतदान को या सियासी कारकुन को बात करने के जवाब में गोली मिले, तो फिर ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। फिर खुदारा इससे फिर मुल्क ना चलाएं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को भी खान साहब डेमोक्रेसी उस वक्त याद आती है कि पाकिस्तान में कुछ इंटरनेशनली हो रहा होता है। लेकिन एक और चीज मुझे सिर्फ रहनुमाई फरमाइएगा कि हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि पसे पर्दा आप लोगों की बातचीत चल रही है। पहले तो ये क्लैरिफाई कर दें कि चल रही है कि नहीं चल रही है, और एक तरफा तो नहीं चल रही कि आप दरवाजा खटका रहे हैं और सामने वाला खुल नहीं रहा। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी डायरेक्ट बात हो रही होगी। अगर कोई बात होगी भी, मैं अगर की बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि टिकर चल जाए, अली मोहम्मद ने ये कह दिया, आजकल मेरे टिकर वो बड़े चलते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर कोई बात तो अभी भी चल रहे टिकर खान साहब। अगर कोई बात होगी भी तो वो कोई मोहसिन नकवी टाइप आदमी जो बीच में वो बुरा ना मान जाए मेरी बात का, लेकिन जो हर जगह फिट हो, तो शायद ऐसा कोई बंदा बात कर रहा होगा। लेकिन ठीक है, देखिए मसले का हल चाहिए। मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है इमरान खान साहब को बाहर निकालें। हाँ। नहीं, उन्होंने कैसे निकाला खान साहब? केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं, आप भी लॉ पढ़े हुए हैं। केसेस कौन से कोई अफलातून ने बनाए हैं? केसेस कौन से कोई जेन्युइन केसेस हैं? ये मजे की बात बताऊं, 3-4 अक्टूबर के बाद खान पे मजीद केसेस बने थे, अभी भी बने, लेकिन 3-4 अक्टूबर जो डी चौक वाला था जिसमें गंडापुर साहब पे चले गए थे, वो वाला जो एहतजाज था, उसके बाद खान साहब पे केसेस बने। उनके वकील आसिम बेग साहब ने मुझे अडयाला जेल में बताया। लेकिन खान साहब कथा कलामी के मामले ऐसी बात नहीं हुई थी कि हुकूमत ने आपको ऑफर दी थी कि रुक जाएं? केसेस की हैसियत, मैं आपको इन केसेस की हैसियत बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि 3-4 अक्टूबर के बाद खान साहब पे जेल के अंदर जो केसेस बने हैं उसमें डकैती, रहजनी और चोरी के भी केसेस हैं। यानी कि इमरान खान साहब रात के अंधेरे में दीवार फांद के चले जाते हैं, डकैती करके वापस आ जाते हैं, या चोरी करके ये केसेस बने हैं। तो आप मुझे बताएं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस अदालतों से नहीं, पॉलिटिकली एक अंडरस्टैंडिंग से, यानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है खान साहब। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे भी मेरी मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं। समझ ये बात आई है कि बातचीत होगी तो गवर्नमेंट से होगी, और फिर ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली आपका इशारा दूसरे कॉरिडोर की तरफ भी था, और फिर खान साहब की रिहाई के बगैर तो बातचीत होगी नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट और एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं शौकत पराचा साहब, और इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज से राना एहसान अफजल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, मुझे बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा ने आज कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है बल्कि दहशत गर्द गिरोह है, तो ये तो कोई इंडिकेशन कोई अच्छे नहीं मिल रहे हैं अगर एक सियासी पार्टी की लीडर और बिलखुसूस एक बड़ी ओहदे पे फाइज जो खातून है या कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी पार्टी के बारे में ये बात करे, उस पार्टी के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छा मैंडेट लिया हो, तो ये तो इंडिकेशन शायद पाबंदी की तरफ जा रही हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो उन्होंने बात की उसकी एक बेसिस है, और वो बेसिस क्या है? अभी आपने 26 नवंबर को देखा कि कोई भी सियासी जमात जो है उसके पास टेयर गैस और शेल कहाँ से आते हैं? सियासी जमातों के पास तो इस तरह का असला नहीं होता, और इन्होंने भरमार कर दी टेयर गैस शेलिंग की। कोई भी सियासी जमात जो है वो 40 पुलिस व्हीकल्स को जलाती नहीं है। 40 पुलिस व्हीकल्स को जलाया, तोड़ा फोड़ा गया। कोई भी सियासी जमात जो है वो 150 पुलिस वालों को इंजर नहीं कर देती। 150 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, और उसमें से 8 ऐसे हैं जिनके बुलेट वुंड्स हैं। और कोई भी सियासी जमात जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट वालों को शहीद नहीं करती। तो ये एक बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट था। यानी कि अगर पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें सियासी प्रोटेस्ट्स की, तो ये एक वायलेंट तरीन प्रोटेस्ट था। और फिर देखें, एक जब ये सब कुछ हो गया और इनको डिस्पर्स किया, फिर इन्होंने झूठा बयानिया लिया, मैसेकर का पाकिस्तान की साख दुनिया भर में खराब की और झूठ पे खराब की। तो ऐसी जमात जो हर जो उसका जो लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ओप्रेस करेंगे राना एहसान अफजल साहब, तो फिर उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा निकलता है, ये हमें भी पता है। अगर एक जमात आपको एहतजाज करना चाह रही थी, आई नो कि बेलारूस के सदर का दौरा था, ये मुमकिन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से निगोशिएट भी किया जा सकता था। लेकिन अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद पराचा साहब, मैं इसका जवाब राना अफजल साहब आपसे लूँगी, लेकिन पराचा साहब मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हुकूमत का काम अमन बहाल करना था। अगर पीटीआई ने गलत किया जो कुछ हुआ, तो फिर हुकूमत ने भी तो ठीक नहीं किया। वाकई हुकूमत भी उतनी ही कसूरवार है? बहुत शुक्रिया। एक नॉर्मल मुल्क में गोली नहीं चला, और गोली किसने चलाई मैं ये नहीं कह रहा, गोली किधर से चलाई गई मैं ये भी नहीं पूछ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि गोली चली तो है, और अगर 278 नहीं मारे गए, 5 तो रेंजर्स के 4 रेंजर्स के शहीद हुए, और बाकी कुछ जो 1 2 3 4 की तलात हैं, मसलन मरी से या एबटाबाद से या एक डीजी खान शादन लुंड से, वो भी तो पाकिस्तानी है। बुनियादी तौर पर अमन कायम रखना या जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत के हाथ में है। चंद शरपसंद छोड़ें, आप चंद हजार शरपसंद छोड़ें, 1 लाख शरपसंद भी आ जाए, लेकिन जो सवाल पीटीआई पूछ लिया है कि गोली क्यों चलाई, वो जवाब तो हुकूमत को देना है सामौन। और आज यहाँ इस्लामाबाद में पूरी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको बुलाकर दफ्तर खारजा में इसी एक इंसिडेंट पे ब्रीफिंग दी गई। यानी कहीं ना कहीं हुकूमत डिफेंसिव फील कर रही है ना, इसलिए वजाहतें या क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता गोली कहाँ से चली, किसने चलाई। पीटीआई के चेयरमैन है, वो कह सकते थे कि जी वहां पर रेंजर तैनात थी उन्होंने चलाई, वो कह सकते थे 245 के तहत आर्मी बुलाई हुई थी उन्होंने चलाई, वो कह सकते थे वजीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने चलाई। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा बैलेंस स्टेटमेंट है। पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक इंसान भी मारा जाए तो बड़े दुख की बात होती है, और वो भी एक कैपिटल में प्रोटेस्टर्स आते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बात की, ज्यादा गवर्नमेंट इसको शुरू में जो पहला फैसला आया था इस पे बैंक कर रही थी कि हमें तो जी हाई कोर्ट ने जो है वो इजाजत दे दी है कि हर कीमत पे अमन कायम रखना है। exactly. उस फैसले में हर कीमत पे अमन तो कायम रखना था, लेकिन फैसले में गोली का जिक्र नहीं था। बिल्कुल, अगर आप डायरेक्ट फायरिंग के ऑर्डर्स दे देंगे तो फिर तो एक तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, दिमाग के अंदर जो राना एहसान अफजल साहब पहली चीज़ आती है ना, वो ये आता है कि बहुत ज़्यादा खून खराबा अब हो जाएगा, अब तो खुदा ना ख्वास्ता पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने देखा, आप ठीक है इसको कह दें कि पीटीआई पोलिटिसाइज कर रही है, लाशों पे सियासत कर रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। अब आप लोगों के दिमाग में क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एग्जिस्ट कर रही है, वो अब की बार पीछे गए हैं, वो दोबारा जो है रेजिलियंस शो करेंगे, क्या करेंगे? इधर एक मैसिव कंफ्यूजन शो हो रही है। हुकूमत ने गोली नहीं चलाई, कोई गोली जो है वो एक गोली भी फायर नहीं की गई। आप हुकूमत किसको कहते हैं राना एहसान अफजल साहब? मोहसिन नकवी साहब को कहते हैं हुकूमत, या आपकी जो हुकूमत है उसको हुकूमत कहते हैं?
नहीं, देखिए ये तो बड़ी आप अजीब सी बात कर रही हैं। यानी कि ये भी बड़ा अजीब सी आपने बात की है। हुकूमत जो है वो लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं जितनी भी हैं, चाहे किसी ने गोली नहीं चलाई। अब ये तो प्रोपेगेंडा है, झूठ है ना, गोली तो लगी है। पुलिस वाले देयर आर 8 पुलिसमैन जिनको बुलेट अच्छा, वुंड्स यानी हैं। आप कह रहे हैं तो कि सामने वाली पार्टी के कोई भी किसी के ऊपर भी गोली नहीं चलाई, वो जो कह रहे हैं स्नाइपर्स थे, ये था वो था। नहीं, एक गोली भी नहीं चलाई। ये इट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा। और देखें, आप देखें 300 लाशों की बात हुई कि 300 लाशें बिखेर दी गई हैं, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो फेक तस्वीरें लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये तो झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठ है, इट्स अ लाई। अब आप देखें कि वो 300 से अब 12 पे आ गए हैं, वो 12 एक भी नहीं होनी चाहिए, एक हलाकत भी नहीं होनी चाहिए, तो ये 12 की भी जिम्मेदारी पीटीआई पे आती है। अब इसके अंदर से कितने हैं, उनकी कहाँ एफआईआरें कटवाई हैं इन्होंने, किधर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? तो ये सारे वो सवाल हैं जो पूछने चाहिए। केपी में एक पूरी हुकूमत है, तो ये ऐसी इल्ज़ाम लगा देना और इतना प्रोपेगेंडा, गलत किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया जिसके अंदर दुनिया के अंदर पाकिस्तान की साख खराब की गई, झूठ की बुनियाद लेकिन आप लोगों पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है। मेरे ही प्रोग्राम में लतीफ़ कोसा साहब ने कहा है कि हुकूमत ने केमिकल का इस्तेमाल किया डिमोलिश करने के लिए। फिर साथ ही जो 12 की आप बात कर रहे हैं राना हसन अफजल साहब, केमिकल का कहाँ है? केमिकल बर्न्स किधर हैं? इंजर्ड लोग कहाँ हैं? ये तो झूठ। अगर आप देखें, अगर मीडिया भी इस चीज की तय पे नहीं जाएगा, उनसे सवाल नहीं, पूछें। मैंने तो आपके सामने एक मौकिफ रखा है लतीफ़ खोसा साहब का कि वो ये इल्ज़ाम कर रहे हैं। अच्छा, आपने 12 लाशों का जिक्र किया है, इल्जाम के पीछे एविडेंस होनी चाहिए आपने 12 लाशों का जिक्र किया है। 12 लाशों के जो सबूत अगर सामने हैं, मौजूद होते हैं, आप पीटीआई से बात करेंगे कि भाई जो 12 लोग आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आए, हम हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है, हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये किसकी गलती की वजह से हुआ है, कहाँ से गोली चली है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। नहीं, हम आपको बता रहे हैं 40 पुलिस व्हीकल्स बर्न की हैं, किसकी गलती की वजह से वो बर्न हुई हैं? अगर कंटेनर रखा है हुकूमत ने, तो उनको जो है रुई की तरह उठा के कैसे एक सियासी प्रोटेस्ट, कौन सा प्रोटेस्ट होता है जो कंटेनरों को उठा उठा के बाहर फेंके? ये एक पुरतशद्दद प्रोटेस्ट था, एक वायलेंट प्रोटेस्ट था, और इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि एक गोली नहीं चली हुकूमत की तरफ से, इशू ही नहीं हुई गोलियां पुलिस वालों को, एक बुलेट नहीं फायर अच्छा, चले स्टिल वैसे वन लाइनर मुझे दीजिएगा, फिर मैं पराचा साहब की तरफ जाती हूँ। आप लोग कोई सोच तो नहीं रहे हैं पीटीआई पे पाबंदी का? देखें, पीटीआई ने एक प्रोटेस्ट, ऐसा प्रोटेस्ट किया है जो कि एक वायलेंट प्रोटेस्ट था। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और उन्होंने दे हैव मर्डर्ड पुलिसमैन एंड रेंजर्स। इन्होंने टेयर गैस शेल मारे हैं रियासत के ऊपर, और इन्होंने सुबाई कुव्वत इस्तेमाल करके ये कुछ किया, और फिर झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है। तो जहां जहां कानून वायलेट हुआ है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिट कायम करे। पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, सवाल वहीं पर है, हाँ या ना प्लीज। दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। मैं हाँ या ना, मैं ये अगर वो पाबंदी जो है वो लगाने वाले काम उन्होंने किए हैं तो लगेगी। ये तो कानून का कोर्स, जो लीगल कोर्स है, वो इसके ऊपर डिसाइड चले। यानी अभी भी प्राचा साहब, आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इनडिसाइसिव है। मैंने सवाल मरीम नवाज की बात से शुरू किया था क्योंकि उन्होंने इशारा किया था ऐसा कि ऐसा मुझे भी फील हो रहा था कि शायद पाबंदी की तरफ कोई जाने के मामला तो। लेकिन ये मुझे बताएं कि एक ऐसी जमात जिसका पूरा रिकॉर्ड रहा है पुरतशद्दुद मुजाहिरों में, एहतजाज में, धरनों में, और ये जो अभी 26 को हुआ है ये भी कोई कम नहीं है। अगर मुझसे पूछें 9 मई के बाद पराचा साहब, ये एक बहुत ही बुरा और खौफनाक हुआ है जो कुछ हुआ है मुल्क में, और ये भी एक ब्लैक डे के तौर पे मनाना चाहिए, याद रखने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ था। ये क्यों करती है पीटीआई इतनी अग्रेसिव पॉलिसीज लेके, क्यों चल रही है? क्योंकि जब पीटीआई को ग्रूम किया जा रहा था तो उनको यही सिखाया गया, जो मर्जी आप कह दें आपके लिए इम्यूनिटी है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए ना, धरनों में 2014 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए, सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के लॉन में क्या किया, पीएम हाउस पे एक रात को जा रहे थे, मुआहदा करके तो आए थे कि हम यहाँ आईएसआई के दफ्तर के सामने आप 12 में बैठेंगे। फिर खान साहब ने कहा कि नहीं मैं आगे जाता हूँ। आपको याद नहीं है, उन्होंने कहा था सिविल नाफरमानी की मूवमेंट है, आपको याद नहीं है उन्होंने जनाब वो बिजली के बिल सरेआम जलाए थे, और सारा दिन मीडिया जो है वो उनको दिखाने पे मजबूर था। अगर वो खांसी आ रही है तो भी दिखा रहा है, ये सारा कुछ आपके सामने था। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने 9 मई का रेफरेंस किया,
देखें फरवाजी, पाबंदी लगना होती तो 10 मई को लग जाती, पाबंदी लगना होती तो जब कोर कमांडर हाउस जलाया गया था, अभी राणा साहब कह रहे थे कि इन्होंने कंटेनर जलाए हैं, इन्होंने कंटेनर फेंके हैं, इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है। जो 9 मई को जो मुल्क का कोई भी सेगमेंट अगर मुल्क की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ या इस तरह की हरकत करे और वो फिर भी इलेक्शन भी लड़ रहा हो, वो पार्टी फिर भी मौजूद रही हो, तो मैं जो पहले बात कर रहा था ना कि इवन ये वाले वाकयात हैं और 9 मई के वाकयात हैं जो जैसे आपने कहा ये बहुत पुरतशद्दुद रहे हैं, किसने तहकीकात करनी है, इंसाफ के कटहरे में किसने लाना लेकिन है? हियर कम्स अ क्वेश्चन बरात साहब, आपने इतना डिटेल में डिस्कस किया है कि लगाने की जसारत नहीं हो रही है पाबंदी, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस से घबराहट है, या हुकूमत के बस की बात नहीं है? मैं बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। अजीब सा माहौल है। मुझे लग रहा है जो आपने इनडिसाइसिव का लफ्ज यूज किया हुकूमत के लिए, हुकूमत कहीं और देखती है कि भाई वो खुद ही करें, वो खुद ही इनको डील करें, और वो पीटीआई भी उधर ही देखती है। जब वो खान साहब ने कहा कि मैं बात करूं और उनके जितने तर्जमान है वो कहते हैं कि नहीं, चूंकि ताकत का महवर वो है तो हम उनसे बात करेंगे। हुकूमत जो है वो इनडिसाइसिव नहीं है। मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत क्लियर है कि जिन्होंने ये पाला है इनको, जिन्होंने इनको बनाया है, जो लेके आए हैं सामने, अब वो जाने और ये जाने। अगर हुकूमत ने कुछ करना होता तो हुकूमत, मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ अगर कोई इस तरह की वायलेंट एक्टिविटी करता है, दुनिया में अपनी फौज पे तशद्दुद नहीं किया जाता, दुनिया में अपनी फौज के खिलाफ नारे भी नहीं लगाए जाते, और उनके घरों को, कोर कमांडर का घर है भाई, पूरी कोर का जो एक पिरामिड बन रहा है, टॉप ऑफ द पिरामिड इज कोर कमांडर। आप इतनी इज्जत वो कह रहे हैं जी हमें रोका क्यों नहीं? भाई आपने सोचा कैसे कि आप जाएंगे उधर, आप जाके वहां पर आग लगाएंगे? लेकिन इसमें एक बारीक चीज ये है परस साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको याद होगा सपोर्ट भी थी एक की बड़ी जोर से जब ये 9 मई का वाकया हुआ था। अब क्या डिटेल्स में जाना है, वो लोग भी अब सबके सामने ही हैं। अभी मुझे लग रहा है कि शायद वो सपोर्ट नहीं थी उस तरीके से, इंतजामात नहीं थे, तो शायद ये भी पीटीआई को एक ड्रॉबैक उनके साथ मौजूद था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर राना एहसान अफजल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी सवालात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले राना एहसान अफजल साहब, पराचा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है वो कहीं और देख रही है, और वो कह रही है कि दिस इज़ नन ऑफ आर बिजनेस टू डील विद पीटीआई, यानी अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकी। तो एम आई राइट? ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं आप लोग कि ना आपका सर्कस है ना आपका मंकी है? देखिए, हम तो डेली बेसिस पे पीटीआई से डील करते हैं, हर रोज़ उनके साथ 7 to 11 टॉक शोज़ में बैठ के उनका जो फेक प्रोपोगेंडा है उसका मुकाबला करते हैं, और बिल्कुल गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जो इनकी जितनी भी नेगेटिव कार्रवाई है, अगर आईएमएफ को वो ख़त लिखते हैं तो उससे भी हम निपटते हैं, अगर वो जो है वो कांग्रेसमैन को ख़त लिखते हैं तो उसको भी हम फेस करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करते हैं, अगर वो मुल्क के अंदर झूठा बयानिया कहते हैं तो जो उससे माशी नुकसान है उसको भी हम फेस करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी जो पीटीआई की बदकारियां हैं या जो उनका झूठा प्रोपोगेंडा है या मुल्क दुश्मन जो उनके जो मामलात हैं, उससे मेरे ख्याल से पीएमएलएन क्या, एक आम आदमी भी जो है वो मुतासिर, उसको कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का असर पड़ता है। तो नो वन इज़ आइसोलेटेड, और हम तो डेली बेसिस पे जिस तरह का वो एक नेगेटिव मुल्क के ख़िलाफ़ उनका जो मामलात हैं उनको हम फेस कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं पे खड़ा है कि आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, टॉक शोज़ पे माशाल्लाह बैठ के आप लोग पूरी बहस भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, लेकिन वो जो एक एक्शन वाली बात होती है वो क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? ये देखें, एक्शन तो हो रहा है, अब पर्चे भी कटे हैं इनके ऊपर, और बिल्कुल हम इस चीज़ के अंदर अभी हम कानून में भी तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, जहां हम समझते हैं ज़रूरत है इनके मेनेस को और इनके नेगेटिव प्रोपोगेंडा को जो है वो केटर करने के लिए। और हम तो देयर इज़ गोइंग टू बी, कोई टॉलरेंस नहीं होगी इस चीज़ की कि आप मुल्क की साख ख़राब करें, मुल्क की मईशत को आप डैमेज करें, मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप डैमेज करें।
तो देयर इज गोइंग टू बी जीरो टॉलरेंस। ये तो हमारा रिजॉल्व है कि इनफ इज इनफ, और ये झूठ की बुनियाद के ऊपर अवाम को गुमराह करके इंतशार फैलाते हैं और फिर समझते हैं कि ये सियासत करते रहेंगे वो, और कोई पूछेगा नहीं इनसे, तो ये देयर हैज टू बी अ स्टॉप टू इट। अच्छा, और ये रिजॉल्व है। अभी आपने दो चीज़ों का जिक्र किया है, दोनों चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं पराचा साहब। एक तो चले फेक न्यूज़ वाला है ना, ऊपर से राना हसन अफजल साहब ने कहा है कि पर्चे काटे हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी पर्चा कटा था, कत्ल का मुकदमा हुआ था। अब ये भी साबिक वज़ीर आज़म है, इन पे भी कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। ये कोई कत्ल का मुकदमा वैसे तो आई थिंक नहीं होगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला मामला था, तो आपको इसका कुछ लग रहा है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे? ये पर्चे काट रहे हैं, ये फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून बना रही है हमारी हुकूमत। आप यकीन माने ये भी पीटीआई के एडवांटेज में जा रहा है। जिस प्रोपोगंडे की बात राना साहब कर रहे हैं, उस प्रोपोगंडे को या उनका जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव ज्यादा बिक रहा है। ओह हम आज उन्होंने अपने आप को मजलूम साबित किया, यानी 5-4 रेंजर के अहलकार शहीद करके कोई बात ही नहीं कर रहा कि वो भी शहादत हुई थी, और वो तो एस्टेब्लिश है। बाकी तो चलें, जैसे राना साहब ने कहा कि वो दिखाएं, सबूत लें। हुकूमत पूरी कह रही है कि जो क्लेम करते हैं हमारे मारे गए वो किधर हैं, ये तो एविडेंस है ना, इनके तो जनादे पड़े गए ना, तो ये किधर गई बात? यानी जो क्या हुकूमत नैरेटिव बना नहीं सकती, हुकूमत का नैरेटिव है नहीं। मेरे लिए ये बड़े सवालात हैं। मसलन बैरून मुल्क में उन्होंने उस दिन 65 मुल्कों में आपने देखा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने कितना बड़ा मुजाहरा था। उन्होंने डीसी में किया, न्यूयॉर्क में किया, ऑस्ट्रेलिया में हुए, अमेरिका से होके आई हैं, ऑस्ट्रेलिया में था, बर्लिन में था, पूरी दुनिया में, ब्रसेल्स में था, पूरी दुनिया में उन्होंने एक मैसेज दे दिया। अब वो प्राइवेट इंडिविजुअल सिटीजन हैं, वो पीटीआई के हैं, किसी और जमात के हैं, इधर पूरी गवर्नमेंट है, इधर पूरी सरकार है, इधर पूरी मशीनरी है, बट वो फेक न्यूज, वो कौन सी इतनी पावर है उस फेक न्यूज के पीछे कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है। और टॉक शोज वाली बातें अपनी जगह पे, लेकिन जो एक्ट करना है हुकूमत ने कानून बनाया। मसलन यही कानून था ना, पीसफुल असेंबली और जो इस्लामाबाद में गैदरिंग वाला कानून है, आज भी उसका रेफरेंस आया। उस कानून के होते हुए भी हुकूमत का नैरेटिव क्यों वीक हुआ कि वो लोग अपने आप को मजलूम साबित करने में कामयाब हो गए। राना साहब को मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन वो इसको इतना बैंक कर रहे हैं। और मैंने इसी वजह से शुरू में कहा कि शायद हुकूमत कहीं ना कहीं डिफेंसिव होके अब बुला कर ब्रीफिंग कर रही है। हालांकि सादी सी बात थी कि एक कानून है, कानून की जो खिलाफ वर्जी करेगा वो वायलेटर कहलाएगा, वो यहाँ पर मजलूम बन गए। फेक न्यूज पूरी दुनिया का चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली प्रेसिडेंसी में फेक न्यूज की टर्म तो उन्होंने इजाद की, बट उस फेक न्यूज के होते हुए भी वो माशरे इस तरह नहीं फंसे हुए जैसे हमारा मुल्क फंस चुका है। अच्छा, मजे की बात इसमें पराचा साहब ऐड करूं, फेक न्यूज़ जब आती है ना राना साहब, आपके लिए भी है, ट्विटर पे जब ये वायरल हो जाती है, बहुत सारी फ़लस्तीन की तस्वीरें लगाते हैं वो, तो उसे एक्चुअली काउंटर करने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। मेरे जैसे नाकिस सहाफ़ी, पराचा साहब जैसे मंजे हुए सहाफ़ी मौजूद होते हैं उसे काउंटर करने के लिए, और बता देते हैं कि ये जनाब यहाँ से निकली है, ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे पास साइबर क्राइम का विंग भी मौजूद है, जो कि काफ़ी देर से है माशाल्लाह, अगर तो वो वहाँ पर कंप्लेंट्स जाती हैं तो। लेकिन हुकूमत को क्या जल्दी है सब चीज़ें कंट्रोल करने की, और ख़ास करके सोशल मीडिया कंट्रोल करने की? ये देखिए, गवर्नमेंट सोशल मीडिया बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना चाहती, और उसके अंदर जो नॉर्मल मामलात हैं उसके अंदर ना कोई मुदाखलत करना चाहती है। लेकिन जब कोई एंटी पाकिस्तान कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है या झूठ पे मबनी ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जिसके मुल्क को जिसके नुकसानात हैं, उसको बिल्कुल हर मुल्क राइट रखता है कि उसको किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए और उसको फैलने ना दिया जाए और उससे कोई नुकसान ना हो मुल्क का।
तो उसी बुनियाद के ऊपर जो है, और वैसे भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और ये सोशल मीडिया है, इतनी तेज़ी से तब्दील होता है कि आपके लॉज जो हैं वो रिडंडेंट हो जाते हैं और उनको अपडेट करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर एक ऐसी डिजिटल ओवरसाइट की अथॉरिटी बनाई जा रही है जो बर वक्त इसके ऊपर फैसले किए जाएं, तो मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरत है। और हम तो चाहते हैं कि ये जितने किसी भी एक जमात के खिलाफ है या ये सबके लिए? नहीं, देखिए कानून तो फिर हमारे पे भी लागू होगा। ठीक, थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब, आपका भी और शौकत कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुल्की सियासी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसके साथ साथ हुकूमत बहुत जल्दी में है बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। उसमें सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली फ़ेक न्यूज़ भी हैं, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल भी है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जारहाना रवैया है टुवर्ड्स गवर्नमेंट और सिस्टम, उसको टैकल करने की भी कोशिश हुकूमत कर रही है। लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियाँ अलबत्ता दोनों साइड से, अपोजिशन और गवर्नमेंट की साइड से हुई हैं और नुकसान अवाम का हुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।